स्टूडेंट्स आज हम ले रहे हैं साइंस 1 ओके क्लास 10th ग्रेविटेशन इज़ अवर फर्स्ट लेसन। हमारा पहला लेसन साइंस 1 क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ग्रेविटेशन है और इसका हम एक लेक्चर ले रहे हैं। आज थोड़ा छोटा लेक्चर रख सकते हैं, इसको 3 पार्ट में करेंगे ओके। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में, कैप्लर्स लॉ के बारे में। जो आज 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन एंड केप्लर्स लॉ तक। थोड़ा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी शायद आज चले जाएं ओके। सो ग्रेविटी, व्हाट इज़ ग्रेविटी? साइंस जो है देखिए एक्चुअली टेबल टॉप लेक्चर और इस तरह से पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि साइंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बोर्ड पे पढ़ाना या थोड़ा एक्शन होना ज़्यादा बेटर होता है। बट अगर फ़िलहाल नहीं है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए पहले से टिक मार्क करके मेन पॉइंट्स रख दिए हैं, आप मेरे साथ साथ मार्क करेंगे और लेक्चर ध्यान से सुनते हुए फिर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं ओके। तो पहला टॉपिक ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन सिंपल बता दूं तो अर्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी है, अर्थ के अंदर एक कैरेक्टर है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ओके। तो दैट इज़ द ग्रेविटेशन, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तो हो गया सिंपल वर्ड में। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड सर आइजैक न्यूटन ने किया था। याद होगा ये डायग्राम बनाए, ये न्यूटन साहब बैठे हुए हैं ओके। इनकी स्टोरी वो एप्पल फॉलिंग वाली आपने सुनी होगी। एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड, ही वंडर्ड व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब जब एप्पल फॉल हुआ और उनके हेड पे गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों आया, किसी एंगल पे क्यों नहीं चला गया, वाई डू दे नॉट फ्लाई, फ्लाई क्यों नहीं कर गया। बहुत मच थॉट करने के बाद ये उन्होंने कंक्लूजन यानी एक रिजल्ट उनके माइंड में, एक नतीजा माइंड में आया कि अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब है अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को अपने टुवर्ड्स, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ओके, तभी तो वो नीचे आया है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, बिकॉज अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ना हो लाइक दिस तो फिर ये सीधा नहीं आए, किसी भी एंगल पे जाएगा ओके। एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड आया है, वर्टिकल डायरेक्शन में आया है ओके। आप डायग्राम भी बाजू में देख सकते हैं। ये फिगर सिर्फ आपको एप्पल फॉलिंग के बारे में नहीं है, इस फर्स्ट फोटो से, इस फिगर से आप मून के बारे में भी जान सकते हैं कि द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। ये जो डायग्राम है जस्ट ऐसे बनाया है, नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल है। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल, न्यूटन ने ये सोचा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एप्पल पे एक्ट हुआ है एप्पल्स पर, क्या ये किसी और चीज़ पे भी होता है या डिफरेंट हाइट्स पे भी होता है, क्या ये इवन ग्रेटर हाइट्स पे भी हो सकता है। भाई ट्री के ऊपर एप्पल की क्या हाइट होती है, जो भी होती होगी ठीक है ना। एक ट्री की हाइट क्या होती है नॉर्मली 20 फीट्स पकड़ लीजिए आप ठीक है ना। तो एक 20 फीट से अगर कोई एप्पल गिर रहा है तो क्या कोई चीज़ 100 फीट्स पे होगी तो भी चीज़ गिरेगी। इवन अ ग्रेटर हाइट्स पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है या नहीं होती है। और अगर और एग्जांपल नहीं, लाइक मून का एग्जांपल ले लिया उसने, क्या मून पे कोई इफेक्ट है ठीक है ना। कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स, क्या ये इससे भी और फार ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो सकता है। ये जो लॉ है, ये जो थॉट है, लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन, क्या उनमें भी होता है। ये अब आप लेसन में पढ़ने वाले क्या होता है उस पर या नहीं होता है। Force and motion. We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction. मतलब कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ इधर है, जब तक आप एक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे मूव नहीं करेगा ओके। तो एक फोर्स और मोशन का आपस में एक रिलेशन भी है। तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया ये मूव कर जाएगा। तो चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स नेसेसरी है उसके लिए। पेज नंबर 2 वी हैव सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जस्ट एक डिफाइन, एक डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे काफ़ी, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। एक ट्राई दिस आ रहा है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग ले रखा है अपने हाथ पे
और उसको स्ट्रिंग के एक एंड को आपने पकड़ रखा है एंड देन यू आर रोटेटिंग द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल। मतलब आपने एक स्ट्रिंग ली है, उसका वन एंड आपके हैंड में है और दूसरे एंड पर एक स्टोन है, नाउ यू आर रोटेटिंग इट। तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस। जब तक हमने इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है और स्टोन रोटेट हो रहा है तो ये पुलिंग टूवर्ड्स अस है, मतलब ये हमारी तरफ टूवर्ड्स द सेंटर। सो फॉर एग्जाम्पल ये गर्ल है तो इसको ये हैंड को सेंटर मान लीजिए, तो ये स्टोन अगर इस तरह से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, होगा। और यही टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्ट होता है इसी को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसका एक्चुअल डेफिनेशन इस पॉइंट में है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, उसे कहते हैं आप सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, जो टूवर्ड्स द सेंटर हो उसे कहते हैं टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीफ्यूपिटल, और अगर अवे हो तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। यू नो दैट द मून विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, आप जानते हैं मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, गोज राउंड इट इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, हमारे अर्थ के राउंड राउंड वो रोटेट करती है इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून और स्पीड चेंज होता है। डू यू थिंक सम फोर्सेज इज कॉन्टिन्यूसली एक्टिंग ऑन द मून, तो आपको लगता है कि कोई फोर्स एक्ट करता है वहाँ पर, या व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डू द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये यहाँ कुछ क्वेश्चंस कर रहा है आपसे, ओके। अभी जितनी भी एक्टिविटी मैंने अब तक आपको बताई है या एग्जाम्पल या जो क्वेश्चंस मेंशन है यहाँ पर, उससे एक बात क्लियर होती है कि द मून टू गो अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द मून। एक फोर्स हमें चाहिए, ओके, जो एक्सर्ट होता है ऑन द मून, एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ। और ये जो फोर्स है जो एक्सर्टेड ऑन द मून है, ये एक्सर्टेड बाय द अर्थ है विच अट्रैक्ट्स द मून टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो मून को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ, ऐसी बाकी प्लैनेट्स सन सबके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केप्लर्स लॉ, प्लैनेटरी मोशन ऑब्जर्व बाय द एस्ट्रोनॉमर। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो एंशिएंट टाइम से प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व करते आए हैं। गैलीलियो के पहले तो ये ऑब्जर्वेशन जस्ट नेकेड आई से होता था, जस्ट देखते थे लोग, कोई मूवमेंट वो फील करते थे या देखते होंगे। लेकिन 16th सेंचुरी तक आते आते इसके बारे में इतना डेटा अवेलेबल हो गया कि केपलर ने इसी डेटा को स्टडी करते हुए नोटिस करा दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉ। मतलब जो मोशन ऑफ अ प्लैनेट है वो कुछ लॉस को फॉलो करता है। मैं फिर बता दूं, ये बॉक्सेस की चीज़ें से आप घबराइए नहीं, इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर्स लेता हूँ, सेपरेट स्टडी कराई जाती है, ओके। अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आप सिर्फ एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज से आप अपने बोर्ड से रिलेटेड चीज़ों को लर्निंग करना स्टार्ट करें, टेस्ट दें, और फिर हम जल्दी ही आपको असाइनमेंट्स में ये बॉक्सेस वाली एक्स्ट्रा बातें बताएंगे, क्योंकि साइंस में तो ये एक्स्ट्रा बातें बताना ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा चीज़ों पे, एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। तो यहाँ पर 3 लॉज आ रहे हैं, जस्ट आपको लॉ पढ़ना है, लॉ के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वर्डिंग ज़्यादा नहीं पढ़नी है, सिर्फ लॉ याद कीजिए। और ये एक ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन का एक डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है वो एलिप्स एक शेप होता है, ओके। एलिप्स, इक्लिप्स नहीं, इक्लिप्स अलग वर्ड है, स्पेल अलग होता है, उसमें सी आता है, ये एलिप्स है। एलिप्स एक ज्योमेट्रिकल शेप को कहा जाता है, ओके, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये वन ऑफ द फोकाई, फोकाई FOCI, ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है। फोकस एक है, फोकाई उसका प्लूरल फॉर्म है। जैसे एक रेडियस होता है और रेडियाई उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। सेकेंड लॉ है हमारा, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जितना भी एरिया स्वीप करेगा द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जितना भी एरिया स्वीप करेगा इक्वल एरिया वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा। ओके, नेक्स्ट है what is my third law? Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। मतलब square of the period यानी t square of the period directly proportional है cube of the mean distance of planet के। t square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैं प्रोपोर्शन हटाऊंगा देन वी विल गेट कांस्टेंट के कांस्टेंट है। ओके, तो दीज आर द 3 लॉज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, हर चीज़, एवरीथिंग, जो भी चीज़ अर्थ पे है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर रहा है और उसका एक डेफिनेट फोर्स भी होता है। ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। F is proportional to m1 m2 and this force is inversely proportional to square of the distance। okay, now F proportional to m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये m1 मास है, ये m2 मास है, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, ये स्टेटमेंट है। और इन दोनों के जो डिस्टेंस है, ओके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये डिस्टेंस d है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब 1 डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये भी f के प्रोपोर्शनल में, ये भी f के प्रोपोर्शनल है। दोनों प्रोपोर्शनल को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये वाली स्टेप आएगी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कैपिटल G आएगा। दिस कैपिटल G इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब छोटी क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड अगर मैं कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मास में डबल कर दूँ तो फोर्स भी डबल हो जाएगा बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर ही मास की कोई पावर नहीं है, फोर्स की भी कोई पावर नहीं है, तो मास डबल फोर्स डबल, मास 4 टाइम्स फोर्स भी 4 टाइम। ओके, बट अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूँ तो ये फोर्स अब इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। रीज़न, डिक्रीज होने का रीज़न क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्सली है। एक ट्रिक लर्न कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, ओके, तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, या एक इंक्रीज हो रही है तो फिर दूसरी डिक्रीज हो रही है, अपोजिट होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ़ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4। वाई 4? बिकॉज डी स्क्वायर है। इफ डी इज डबल मतलब डी इज 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो दैट्स वाई फोर्स डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा। इफ द टू बॉडीज आर स्फेरिकल है तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑलवेज लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज होगा एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी स्मॉल डी। ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी बॉडी स्फेरिकल ना हो, कोई इर्रेगुलर शेप हो, कोई रेगुलर शेप नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, वो इर्रेगुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स along the line joining their centers of the mass होगा, और d is taken to be distance between the two centers। d 2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो SI यूनिट ऑफ g जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर पर kg की पावर -2 है, तो पर किलोग्राम। ओके,
एंड द वैल्यू ऑफ जी जो है वो आप निकाल भी सकते हैं, SI यूनिट में इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. This is all about your first part of lesson number 1, Science 1, Gravitation. Thank you.